नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीए सेमेस्टर 2 की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट क्लास में आप लोगों ने अपनी यूनिट 3 स्टार्ट की थी जो रिलेटेड थी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसमें आप लोगों ने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उसके बारे में पढ़ा था, किस तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम करता है, कौन कौन से उसके ऑर्गन्स होते हैं और जो प्रेगनेंसी की प्रोसेस होती है उन सब के बारे में बात की थी। तो लास्ट की वीडियो में प्रेगनेंसी तक हम लोग पढ़ चुके थे और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी केयर किस तरीके से की जाती है, उसके खान पान को लेके, उसकी जो सोने की पोजीशंस होती है या फिर वो किस तरीके से काम करती है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि गर्भाधान यानी कि प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हो जाती है उसके दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वह केवल चिकित्सकीय परिलक्षण यानी कि जो सिर्फ डॉक्टर्स वगैरह कहता है, डॉक्टर्स के कहने के अनुसार ही उसी की आवश्यकता नहीं होती, उसके अलावा भी उसे अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें कुछ अरेंजमेंट्स करने होते हैं, उसकी जो कार्य की शैली होती है यानी कि वो कौन कौन से काम करती है, वो काम किस तरीके से उसे करने हैं, उन सभी के बारे में उसको ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए और जो न्यूबॉर्न बेबी है वो क्या रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए उसे निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आहार, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर के कंसल्ट की जरूरत तो होती है, उसके साथ साथ उसे इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो उसके आहार किस तरीके का, यानी खाने में वो किस तरीके से भोजन का उपयोग कर रही है, उसके खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से, खाने में संतुलित भोजन ले रही है नहीं ले रही और उसमें पोषक तत्व कितने तरीके से प्रेजेंट है। गर्भावस्था में आहार बहुत ही महत्व होता है क्योंकि स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए माँ के स्वास्थ्य का स्वस्थ रहना आवश्यक होता है। जो हमारा संतुलित आहार है, संतुलित आहार के सेवन में एक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। जो गर्भवती स्त्री होती है उसमें जो आहार संबंधी आवश्यकता होती है एक साधारण स्त्री की तुलना में अलग होती है, यानी कि एक तो जो नॉर्मल लोग भोजन में संतुलित आहार लेते हैं और एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके जो आहार दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो नॉर्मल भोजन होता है उसमें प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है क्योंकि एक तो उसे खुद के लिए और दूसरा जो स्वस्थ शिशु उसके अंदर जन्म ले रहा है उसके लिए भी क्या होता है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो जो नॉर्मल अवस्था में पोषक तत्व लिए जाते हैं उससे डबल मात्रा में आवश्यकता होती है। आवश्यकता साधारण स्त्री की अपेक्षा भिन्न होती है। इस अवस्था में इसे अतिरिक्त भोज्य पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु का पोषण भी माता के अपरा यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा माँ के शरीर में उपस्थित भोज्य तत्व द्वारा ही होता है। यानी कि माँ को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं उसके साथ साथ जो भी भोजन वो ग्रहण करेगी वो सारे पोषण जो उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको भी प्लेसेंटा क्या होता है, एक नाल के टाइप की संरचना होती है जो हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है जो उसकी माँ के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उससे। तो माँ जो भी भोजन ग्रहण करेगी वो उस नली के माध्यम से शिशु तक पहुँच जाता है। तो इसलिए माँ का जो आहार होता है उसमें डबल मात्रा में यानी कि जो नॉर्मल अवस्था से भी अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की उपयोगिता रहती है। फिर हम लोग आगे देखते हैं जो सामान्य स्त्री के पोषण की मांग दो बातों पर निर्भर करती है। पहला तो है कि वह परिश्रम कैसे कर रही है, यानी कि कौन सा काम कर रही है, और दूसरा है कि आधारीय उपापचयन की दर क्या है, यानी कि उसकी जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट है वो किस तरीके से है। गर्भावस्था में उपापचयन की दर साधारण स्त्री की तुलना में 10% तक बढ़ जाती है क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु की गतिविधियों के बढ़ने से ऑक्सीजन का उपयोग भी बढ़ जाता है। इसलिए इस समय गर्भवती स्त्री को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, फलतः अधिक भोजन की आवश्यकता होगी, परंतु गर्भवती स्त्री को अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे प्रसव के दिन यानी कि डिलीवरी के दिन नजदीक आते रहते हैं भ्रूण का वजन बढ़ता है। भ्रूण यानी कि जो भी शिशु गर्भ में पल रहा है उस शिशु का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है क्योंकि उसके जो शरीर के जितने भी अंग हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और माँ का शारीरिक कार्य करने की क्षमता करती है। यानी कि जब बच्चे का वजन अंदर बढ़ता रहेगा तो माँ की जो थकान है वो भी बढ़ती रहेगी और जब माँ की थकान बढ़ती रहेगी तो उससे शारीरिक कार्य करने में क्या आती है, कठिनाई आ जाती है। फिर है आराम और निद्रा, यानी कि जो गर्भवती स्त्री होती है उसको प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट और नींद की आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्री को सामान्य स्त्री यानी कि जो नॉर्मल लेडी होती है उसके कंपैरिजन में अधिक आराम और अधिक नींद की आवश्यकता होती है क्योंकि इस अवस्था में
स्त्रियों को शीघ्र थकान हो जाती है। और रात्रि में कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद, यानी कि 8 से 9 घंटे तक नींद लेना आवश्यक हो जाता है। दोपहर में खाने के बाद भी 2 से 3 घंटों की नींद आवश्यक हो जाती है। अगर हम ओवरऑल देखें कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको एवरेज दिन में कितने घंटे तक सोना चाहिए? 10 से 13 घंटों की नींद इसके लिए आवश्यक होती है। आराम करना उपयुक्त रहता है और रात को सोते समय एक करवट पर सोना फायदेमंद रहता है, क्योंकि अगर वो एक करवट पे नहीं सोएगी तो बच्चे के गिरने के चांस ज्यादा आ जाते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जो तीसरा है ड्रेस, यानी कि पोशाक, वो किस तरीके के कपड़ों का उपयोग करिए जिससे वह कंफर्टेबल रहे। तो जो गर्भवती स्त्री है उसके वस्त्र मौसम और जलवायु पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो भी मौसम किस तरीके का है, वो कौन से मौसम में प्रेग्नेंट है या फिर उस जिस एरिया में रह रही है उस एरिया की जलवायु किस तरीके की है। गर्भावस्था में जो गर्भवती स्त्री होती है उससे अपने कपड़े, अपने पोशाकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उनके वस्त्र साफ सुथरे होने चाहिए और आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव होने चाहिए, जिससे कि वह स्वच्छ रहने के साथ साथ स्वस्थ भी रहे। यानी कि जैसे भी वो कपड़े पहने, भले वो मौसम या जलवायु किसके पे अकॉर्डिंग हो, लेकिन वो क्या होने चाहिए? साफ सुथरे और आकर्षक होने चाहिए, जिससे क्या है कि वो स्वस्थ रहेगी। अगर गर्भवती स्त्री स्वस्थ रहेगी तो उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो भी स्वस्थ रहेगा। गर्भावस्था के दौरान ज्यादा कसे हुए या ज्यादा टाइट कपड़े और तंग वस्त्र, यानी कि एकदम टाइट फिटिंग वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इससे भ्रूण के विकास में बाधा आ जाती है, यानी कि जितने ज्यादा वस्त्र टाइट कपड़े पहनते हैं उससे क्या होता है, जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। माँ को भी कई असुविधाएं और कष्ट का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस समय हमें ढीले ढाले और जहाँ तक हो सके सूती वस्त्रों का उपयोग करना सुविधाजनक रहता है। नाइटी या फिर गाउन इनके लिए उपयुक्त वस्त्र होते हैं, क्योंकि इससे जो हमारे जो रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न नहीं होती। गाउन में कंधे से नीचे के वस्त्र रहने से हाथ को मोड़ने और सिकोड़ने में सुविधा रहती है। इससे उदर प्रदेश और वक्षस्थल पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और हाथों को घुमाने में कोई रुकावट नहीं होती है। जो सूती वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनने से वायु का उत्तम संवादन होता है। संवादन यानी कि वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन का काम क्या होता है? जो फ्रेश एयर होती है उसको अंदर की तरफ फेंकना और जो सफोकेटेड वायु है, सफोकेटेड एयर है, उसको बाहर की तरफ ट्रांसफर करना। तो जितने ज्यादा आप लोग सूती वस्त्र पहनेंगे एयर का वेंटिलेशन ज्यादा रहता है। जहाँ तक वो नायलॉन, टेरिकॉन, टेरिकोट, रेयॉन, पॉलिस्टर या अन्य सिंथेटिक वस्त्र गर्भावस्था में नहीं पहनने चाहिए। और ये सारे क्या है? सेकेंडरी रेशियन, यानी कि जो सेकेंडरी रेशियो से बनाए जाते हैं, एक तो होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक, जो फैक्ट्री में या फिर लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, इनसे वायु के संवादन में बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि ये जो हम लेबोरेटरी में बने हुए सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों का उपयोग करने से जो वायु का वेंटिलेशन है वो नहीं हो पाता है, जिससे फिसलन के कारण शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो क्या डालते हैं? नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी पर। फिर है प्रॉपर व्यायाम करना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज। शरीर को स्फूर्तियुक्त, आकर्षक, लचीला और रंगीला बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक होता है। यानी कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है? बॉडी हेल्दी रहती है, मजबूत रहती है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है और जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। इसीलिए जो गर्भावस्था होती है उसमें हल्का फुल्का व्यायाम कर लेना चाहिए और ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हानि रहित हो, यानी कि ज्यादा उछल कूद करने वाले व्यायाम न करके जो हल्के फुल्के व्यायाम होते हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। इससे जो पाचन क्रिया रहती है वो स्वस्थ रहती है, व्यवस्थित रहती है, क्योंकि जो नॉर्मली जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी जो पाचन संबंधी समस्याएं ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पेट में जो गर्भ पल रहा है उसका भी पोषण और जो माता का स्तन का भी पोषण बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो पाता है, इसलिए जो भोजन को पचाने में असुविधा होती है। इसके लिए व्यायाम करने से इनकी जो पाचन संबंधी क्रिया है वो सही तरीके से हो पाती है। इससे उन्हें गहरी नींद आती है और जितनी ज्यादा नींद आती है बॉडी उतनी रिलैक्स रहती है। इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है, जिससे विकार शीघ्र ही उत्सर्जित हो जाता है तथा पेशियां स्वस्थ बनी रहती है। व्यायाम करने से जो शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य यानी कि इनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी सही रहती है और इनका जो मन है वो चिंता मुक्त हो जाता है, यानी कि टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बॉडी रिलैक्स हो जाती है, फ्री हो जाती है। फिर है ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी। जहाँ तक वो ताज़ी हवा में वॉक करना चाहिए और सूरज की रोशनी यानी
कपड़े, शारीरिक स्वच्छता और व्यायाम, जितने ये इम्पोर्टेंट है उतना ही जो स्वच्छ वायु और सूर्य का प्रकाश, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। स्वच्छ और शुद्ध एवं शीतल वायु से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन यानी कि O2 प्राप्त होती है और प्रॉपर अमाउंट में हमें O2 प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो शरीर के जो दूषित पदार्थ है यानी जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसमें हम लोग CO2 की बात करें, कार्बोनिक एसिड की बात करें और जितने भी अदर गैसेस होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गई, यूरिया हो गया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, ये सारे इनमें बदल जाते हैं, जिससे जो हमारे CO2 है, CO2 गैस फेफड़ों के द्वारा एक्सपीरेशन, एक तो होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो एयर है, वायु है, उसको अंदर की तरफ इंटेक करना, और एक्सपीरेशन यानी कि एक्स यानी कि एग्जिट यानी कि बाहर निकालना, यानी कि हम लोग O2 को इंटेक कर रहे हैं तो हम लोग इंस्पिरेशन कर रहे हैं, और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं यानी कि आउट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको CO2 को बाहर निकालना एक्सपीरेशन की प्रोसेस कहलाती है। तो एक्सपीरेशन की प्रोसेस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं कौन, CO2। जल और जल में घुलने वाले अन्य वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, इनके रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और जितने ज़्यादा ये शरीर से बाहर निकलेंगे, बॉडी में जो ताज़ी हवा रहती है उसका वेंटिलेशन रहेगा और सूरज की रोशनी प्रेग्नेंट लेडी को हेल्प करती है। फिर है शारीरिक स्वच्छता यानी कि पर्सनल क्लीननेस, यानी कि खुद की सफाई का ध्यान रखना। गर्भकाल में जो गर्भवती स्त्री होती है उसे अपनी शारीरिक स्वच्छता यानी कि उसकी फिजिकल जो क्लीननेस है उसका ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उसे प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक है, और स्नान करने से उसकी जो स्किन रहती है, स्किन में उपस्थित रोम छिद्र यानी कि जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे गर्भवती स्त्री और भ्रूण दोनों के जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं या फिर जो दूषित पदार्थ होते हैं जैसे एक्स्ट्रा वाटर हो गया, स्वेट हो गया, तो इनके माध्यम से वो जितने भी दूषित पदार्थ होंगे वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं जिन पोर्स के थ्रू। इससे उसका शरीर स्वच्छ रहेगा और निरोगी रहेगा, निरोगी यानी कि रोग से दूर। दांतों की सफाई, नाखून, आंख, नाक, कान, त्वचा की नियमित सफाई करना आवश्यक हो जाता है। शारीरिक स्वच्छता से शरीर का रक्त संचय यानी ब्लड सर्कुलेशन उत्तम रहता है और पसीना भी कम रहता है। फिर है केयर ऑफ ब्रेस्ट, शिशु को माता का दूध ठीक प्रकार से प्राप्त हो इसके लिए स्तनों की सुरक्षा और देखभाल करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसे अपने स्तनों की देखभाल गर्भकाल के छठे माह में यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी का महीना होता है उसके 6th मंथ में शुरू कर देनी चाहिए। इससे या तो जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो गर्भावस्था से पहले प्रारंभ हो जाता है या फिर जो 4th वीक होता है उसमें स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाता है। अगर 4th माह के अंत तक यानी कि 4th महीने के अंत तक ब्रेस्ट को प्रेस किया जाए तो उसमें से दूध समान तरल पदार्थ की कुछ बूंदें निकलने लग जाती है, यानी कि इससे क्या पता चला कि जब 9 महीनों का 4th और 6th वीक होता है तब तक ब्रेस्ट में जो दूध होता है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तथा 8वें व 9वें महीने में ये स्तर इतना अधिक हो जाता है कि स्तन के मुखाग्र से सीधा ही निकलने लग जाता है। यानी कि मेनली जो टाइम पीरियड होता है 4 to 6 मंथ तक जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है, और जब 8 और 9th मंथ आ जाता है यानी कि 8 and 9th मंथ तक जो ब्रेस्ट है पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। इनके स्रावों को गुनगुने पानी, साबुन और रुई की सहायता से साफ कर देना चाहिए। फिर है मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यह कहावत 100% सत्य है कि एक हेल्दी माइंड डिसाइड ए हेल्दी बॉडी, यानी कि क्या कहा गया कि अगर एक स्वस्थ शरीर है, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, यानी कि अगर बॉडी जितनी हेल्दी रहेगी उस बॉडी का जो माइंड है वो उससे भी ज्यादा हेल्दी रहेगा। तो ये कहावत क्या है 100% सही है। जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो शारीरिक स्वास्थ्य के अभाव में अधूरा है, यानी कि अगर किसी की बॉडी शारीरिक स्वास्थ्य उसका उत्तम है लेकिन अगर वो मेंटली ठीक नहीं है तो उसके उतने सुंदर शरीर का कोई मतलब नहीं रहता। इसके लिए क्या कहा गया है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को उसका शारीरिक यानी कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल, धर्म में श्रद्धा, फिर और चारित्रिक रूप से यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक होता है। गर्भावस्था में गर्भिणी को यानी कि गर्भवती स्त्री को मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए अनिवार्य है उसे सदैव मानसिक भाव से प्रसन्नचित रहना चाहिए, यानी कि खुश रहना चाहिए, आनंदमंद रहना चाहिए। माता के विचारों का प्रभाव यानी कि माँ के थॉट्स क्या है वो
किस तरीके से व्यवहार करती है, किस तरीके की उनकी थिंकिंग है, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किस पे होता है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है गर्भस्थ शिशु पर, यानी कि उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस पर उसके विचारों का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो गर्भवती स्त्री होती है उसके मानसिक उद्वेगों, यानी कि उसके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, उनके डर, चिंता, शोक, क्रोध, टेंशन आदि से काफी दूर रहना चाहिए। अगर ये सारी चीजें गर्भवती स्त्री सोचने लगेगी या फिर करने लगेगी तो इसका डायरेक्ट प्रभाव जो गर्भ में शिशु है उस पर पड़ेगा। अगर उस शिशु पे पड़ता है तो उस शिशु का भी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। फिर है आंतों की सफाई, इंटेस्टाइनल क्लीननेस। सामान्यतः कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत गर्भावस्था में सभी स्त्रियों में होती है, यानी कि ये सबसे कॉमन डिजीज होती है जो एक प्रेग्नेंट लेडी में पाई जाती है। क्या है वो? कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। गर्भावस्था के दौरान 6 से 8 सप्ताह में कब्ज की शिकायत काफी बढ़ जाती है, क्योंकि उस गर्भस्थ शिशु का वजन का बढ़ता भार सीधे ही पाचन प्रणाली और मलाशय पर पड़ता है, जिससे पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। यानी कि धीरे धीरे 6 से 8 सप्ताह तक अगर वो गर्भ बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसका जो गर्भ है उसका डेवलपमेंट भी होता जाएगा, उसका शारीरिक विकास होता जाएगा, जिससे उसमें हड्डियां बढ़ने लगेगी, उसका जो वेट है वो बढ़ने लग जाएगा। अब शरीर में कोई इतना बड़ा वेट बढ़ रहा है तो इसका डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ेगा? माता के भी पाचन क्रिया पे और उस शिशु के भी पाचन क्रिया पे पड़ने लगता है। फिर है प्रसव पूर्व सेवा केंद्र। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग घर पे नॉर्मली घर में हम लोग किस तरीके से गर्भवती स्त्री की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि बाहर इन्हें कहते हैं प्रीनेटल क्लिनिक। प्रीनेटल क्लिनिक यानी कि जो मेडिकल चेकअप्स वगैरह के लिए लेडीज जाती हैं तो उनके लिए प्रसव पूर्व सेवा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पे गर्भवती स्त्री को क्या सुविधाएं दी जाती है, क्या देखभाल करनी चाहिए, ये सारी बातें बताई जाती है। तो जो प्रसव पूर्व सेवा केंद्र होते हैं इनका लक्ष्य है कि जो गर्भकाल के दौरान, प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसकी देखभाल करना, ताकि वह खुद और स्वस्थ रहकर, यानी कि वो खुद स्वस्थ रहकर एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने में सक्षम रह सके। चिकित्सकों यानी कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट द्वारा प्रीनेटल क्लिनिक की आवश्यकता आज से नहीं है, बल्कि पिछले 60 से 70 वर्ष पूर्व, यानी कि सिर्फ आज से ही नहीं 60 से 70 साल पहले से अनुभव होती आ रही है। भारत में अधिकांश जो स्त्रियां होती हैं उनकी मृत्यु का कारण भी क्या है? प्रसव। यानी कि भारत के आधे से ज्यादा जो महिलाओं की मौत होती है वो डिलीवरी के टाइम हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी में उनके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाता कि जो 9 महीने का पीरियड होता है, 9 महीने के पीरियड में अगर उनके प्रेगनेंसी में कोई डिफिकल्टीज आ रही है तो अगर ये प्रीनेटल क्लिनिक नहीं होंगे तो डॉक्टर्स उन्हें नहीं बता पाते कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो डिलीवरी टाइम में औरतों की मृत्यु हो जाती है, जिससे काफी हद तक मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। यानी कि जब ये प्रीनेटल क्लिनिक बनाए गए, प्रीनेटल क्लिनिक की स्थापना की, उनके द्वारा कार्य किया गया, जिससे ये जो मृत्यु दर है इसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। अब ये जो प्रीनेटल क्लिनिक बनाए गए हैं इनके लक्ष्य क्या है, इनको क्यों बनाए गए हैं, ये क्या काम आ रहे हैं? तो सबसे पहला कार्य है इनका गर्भावस्था में जो माँ का जो हेल्थ है उसका स्तर को उन्नत बनाना, उन्नत का यानी कि बढ़ाना, यानी कि माँ के स्वास्थ्य को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो सेवा केंद्र बनाए गए सतत यानी कि लगातार प्रयत्नशील रहते हैं और गर्भावस्था के दौरान होने वाली जो संपूर्ण जटिलताएं होती हैं, यानी कि जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनके बारे में ये जो सेवा केंद्र है ये अवगत कराते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है प्रेगनेंसी में उनको बताया जाता है इन क्लिनिक के द्वारा, और उनका समुचित निदान यानी कि और इन कॉम्प्लिकेशन को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, क्या सुधार कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, इनका भी भरपूर प्रयास ये लोग करते हैं। दूसरा लक्ष्य रखा इन लोगों ने कि गर्भकाल में अनेक विषमताएं और जटिलताएं पाई जाती है, जिससे माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्तर भी प्रभावित होता है। अगर बच्चे में कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तो उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किस पे पड़ेगा? ब्रेन पे पड़ेगा, तो यानी कि उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो जाता है। ये सेवा केंद्र गर्भवती जो माता होती है उनके कष्टों का शीघ्र निदान कर उपचार की व्यवस्था करते हैं। यानी कि अब उनमें ये जो जटिलताएं आ गई है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उनको ये सुविधाएं बताकर, उपचार बताकर उनकी जो मेंटल हेल्थ है उनको कम करने का प्रयास किया जाता है। जो ये प्रीनेटल क्लिनिक्स होते हैं ये स्वस्थ जच्चा बच्चा, जैसे जच्चा यानी कि माता और बच्चा यानी कि शिशु का ध्येय लेकर कार्यरत रहती है। इसके लिए ये जो गर्भवती स्त्री है
शारीरिक और मानसिक रूप से इस प्रकार से तैयार रहती है कि वह एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने में सफल हो। यानी कि इनका काम कॉम्प्लिकेशंस को बताना तो है, इसके साथ साथ ये भी है कि जो प्रेग्नेंट लेडी उनके पास चेकअप के लिए आएंगे उनको मोटिवेट रखना, उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ घर पे भेजना कि उनके साथ उनके जो गर्भ में शिशु पल रहे हैं वो स्वस्थ है और उनके द्वारा एक स्वस्थ डिलीवरी के साथ एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया जाएगा, यानी कि उनको पॉजिटिव थिंकिंग प्रोवाइड कराना। अगला है गर्भकालीन विषाक्तता यानी कि टॉक्सिमिया में उत्पन्न न हो। यानी कि गर्भकालीन विषाक्तता का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो फूड और पॉइजनिंग हो जाती है इसके द्वारा उसका सीधा असर बच्चे पर भी पड़ता है, तो ये उत्पन्न ना हो इसके लिए पूर्व से इसकी पहचान कर रोग का निदान करवाया जाता है। यानी कि ये लोग क्या पहले से चेकअप करके बता देते हैं कि टॉक्सिमिया है या नहीं, अगर है तो इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं, यानी कि जो नॉर्मल बैकग्राउंड से नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको निःशुल्क यानी कि फ्री संतुलित भोजन दिया जाता है, जिससे उनकी भी क्या हो डिलीवरी आसानी से हो जाए। जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं वो उनके गर्भ से संबंधित बातें बताई जाती हैं और उनके जो अंधविश्वास होते हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। मानसिक रूप से जो अस्वस्थ गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। मानसिक यानी कि मेंटली जो महिलाएं अस्वस्थ हैं यानी कि मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से दिमागी रूप से बीमार है, तो उनको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनका डर दूर हो जाए, उद्वेग, क्रोध, टेंशन ये सब दूर हो जाए। जो अशिक्षित महिलाएं होती हैं उनको गर्भ के बारे में यानी प्रेगनेंसी के बारे में कहानियां बताई जाती है, लेख बताए जाते हैं, जिससे वो क्या हो सके इस गर्भ से संबंधित उनके दिमाग में जितने भी छोटे छोटे थॉट्स होंगे वो क्लियर हो जाए। इस प्रकार जो प्रीनेटल क्लिनिक्स होते हैं उनका काम निरोधक चिकित्सा में ही रुचि ले लेते हैं, यानी कि ये लोग सिर्फ प्रेगनेंसी के बारे में ही नहीं बताते बल्कि गर्भवती महिला के सुस्वास्थ्य को भी बढ़ाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के साथ साथ उन लोगों को एक अच्छी हेल्थ भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनका काम होता है प्रीनेटल क्लिनिक्स का। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको किस तरीके से उनकी घर में देखभाल की जा सकती है और घर में देखभाल के साथ साथ हम लोग प्रीनेटल क्लिनिक का यूज भी कैसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट